कोरोना काल में चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत चुनावी नतीजों के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस को निकालने पर सख्त पाबंदी होगी। 2 मई को आपको बता दें नतीजे आने वाले हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और भारी भीड़ भाड़ की आशंका को देखते हुए यह फैसला किया गया है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हाईकोर्ट के फटकार के बाद ही यह निर्देश फाइनली दिया गया और चुनाव आयोग ने माना भी इस बात को। जी हां, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई, चुनाव आयोग की किरकिरी हुई और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने अब एंटीसिपेटरी, यानी बाद को यह ना हो कि हम सारे इंतजाम करेंगे, ऐसा नहीं। चुनाव आयोग ने पहले से ही अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए ये फैसला किया है, ये फरमान जारी किया है कि 2 मई को मतगणना के बाद विजय जुलूस किसी भी सूरत में नहीं निकलेगा। जीत का सर्टिफिकेट लेने उम्मीदवार सिर्फ अपने 2 समर्थकों के साथ अंदर मतदान अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाएंगे और वहां से सर्टिफिकेट लेकर चुपचाप अपने घर जाएंगे। कोई विजय जुलूस नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं और कोई अबीर गुलाल नहीं। यानी कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने अब जाकर सख्ती बरतनी शुरू की है और एंटीसिपेटरी पहले से ही ये तय कर दिया है कि विजय जुलूस, उम्मीदवार जीतेंगे जरूर लेकिन विजय का जुलूस नहीं निकलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। पूरे देश में जहां भी कोरोना संक्रमित मरीज है वहां हालात भयानक है। मरीजों के परिजन जीवन रक्षक दवाएं रेमडेसिविर तलाश रहे हैं। हालांकि देश के दिग्गज डॉक्टरों ने कह दिया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मरीज को रेमडेसिविर चाहिए। फिर भी रेमडेसिविर की मांग बढ़ती जा रही है और इसलिए रेमडेसिविर की जमकर कालाबाजारी हो रही है। शहर शहर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। कहीं रेमडेसिविर के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, कहीं रेमडेसिविर को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है, कहीं अस्पताल के स्टाफ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर रहे हैं और कहीं नकली इंजेक्शन को ही रेमडेसिविर बताकर बेचा जा रहा है। मतलब यूं समझिए कि रेमडेसिविर को लेकर देश में एक अजीब सा हड़कंप है। ऐसा लगता है जैसे रेमडेसिविर ही वो दवाई है जो कोरोना संक्रमितों को बचा सकती है। यूं समझिए कि कोरोना के दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी शहर शहर आपाधापी मची हुई है और इसी का फायदा उठाकर कालाबाजारी और धोखाधड़ी का सारा खेल खेला जा रहा है। ये हाल तब है जब डॉक्टर और एक्सपर्ट्स बार बार ये बता चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मरीज के लिए रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे जमा करने की भी खबरें आ रही। तो कई पेशेंट्स जो जिनको माइल्ड इलनेस है वो ये कहेंगे कि हमने ऑलरेडी अपने घर में 20 वायल रेमडेसिविर के रख ली हैं कि शायद जरूरत पड़े। तो होर्डिंग तो हो रही है, पेशेंट के लेवल पे हो रही है और घर पे कई लोगों ने रेमडेसिविर के अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कई वायल रख ली हैं और इसके कारण मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। दूसरी चीज ये भी हुई है कि जब हमारे केसेस बहुत कम थे जनवरी फरवरी में, तो रेमडेसिविर की डिमांड बहुत कम हो गई थी, तो कई कंपनियों ने इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम कर दी थी। तो इसीलिए कुछ हद तक थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे लगता है कि जैसे प्रोडक्शन जो सप्लाई है वो कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी रेमडेसिविर को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि ये रवैया लोगों में डर पैदा करेगा। जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर हैं, जो वाइडली अवेलेबल हैं और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल इंजेक्शन है जिसे अमेरिका की एक कंपनी ने विकसित किया है और भारत में 6 कंपनियां ये इंजेक्शन बनाती हैं। भारतीय कंपनियां हर महीने कुल 40 लाख यूनिट रेमडेसिविर बना सकती हैं। इसका 120 से अधिक देशों को निर्यात भी किया जा रहा था। कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। अगर कोरोना के मरीजों और उत्पादन की संख्या के आधार पर देखें तो देश में इस इंजेक्शन की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद इस इंजेक्शन के लिए हर तरफ मारामारी मची है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निर्यात पर रोक लगाने में सरकार की ओर से देरी हुई? क्या रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर सरकार ने निगरानी नहीं बरती? कोरोना पहली लहर में रेमडेसिविर की मांग केवल महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित थी, लेकिन दूसरी लहर में छोटे शहरों में भी बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं
और यहाँ भी इस इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि कोविड संक्रमित लोग और उनके मरीज डॉक्टरों की सलाह पर ही रेमडेसिविर के बारे में सोचें और पैनिक होने से बचें। आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ जंग में अब भारतीय सेना आगे आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात की है। कोरोना के तूफान से लड़ने के लिए सेना की तैयारियों और ऑपरेशन की समीक्षा की गई, जहां सेना अब युद्ध स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। ऑक्सीजन टैंकर ढोते एयरफोर्स के विमानों को देखा, कोविड केयर सेंटर बनाते सेना के जवानों को देखा, लेकिन देश की सांसों के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है और सेना अब पूरी तरह से कमर कसकर मोर्चे पर आई है। सेना ने पिछले 2 साल में रिटायर हुए अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर वापस बुलाया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों की उनके घर के करीब ही कोविड सेंटर्स में तैनाती होगी। सेना के दूसरे मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने काफी पहले रिटायरमेंट लिया था, उन्हें भी मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइन में कंसल्टेशन देने के लिए कहा गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग लेवल पर सभी मेडिकल अफसरों को अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। सेना के नर्सिंग स्टाफ को भी डॉक्टरों की मदद के लिए अस्पतालों में लगाया गया है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक मदद पहुंचाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को जोड़ा जाएगा। यानी कोरोना से जंग में एक तरफ सीधे इलाज का मोर्चा जिसमें अपने पूरे संसाधन झोंकने की तैयारी है, और दूसरी तरफ जरूरी चीजों को लाने का मोर्चा जिसमें पूरी ताकत लगा दी गई। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पिछले 4 दिन से भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। वायुसेना के C-17 IL-76 विमान लगे हैं। ऑक्सीजन के खाली टैंकर एयरलिफ्ट करके तेजी से प्लांट तक पहुंचाए जा रहे हैं। विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर लाने में वायुसेना के विमान लगा दिए गए हैं। सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए वायुसेना के विमान UAE भी जाएंगे। जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट होंगे जो सेना के अस्पतालों में लगेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारतीय वायु सेना आ चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें भोपाल एयरपोर्ट से, जहां पर एक ऑक्सीजन का टैंकर जो यहां भोपाल से उड़कर गुजरात के जामनगर पहुंचेगा, उसको लेने भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये अभी तक मध्य प्रदेश में इंदौर में तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लेकिन पहली बार भोपाल जो कि राजधानी है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, वहां पर ऑक्सीजन टैंकर को अब लेकर के वायुसेना का यह विमान गुजरात के जामनगर पहुंचेगा। वायुसेना के विमानों के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स और जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इससे खास तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी आएगी और कुछ हद तक संकट दूर होगा। लेकिन इसके अलावा सेना ने फैसला किया है कि सेना में अलग अलग जगहों पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, उन्हें अस्पतालों को मुहैया करवाया जाएगा। आम लोगों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में सेना अपने संसाधनों से ही चिकित्सा सुविधाएं तैयार कर रही है। आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद है और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहां पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी, और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उन्हें भी यहां रखा जाएगा। कुल 150 बिस्तरों का वार्ड तैयार किया है सेना ने, और महज 48 घंटे के छोटे से पीरियड में ये सेना ने एक पूरा आइसोलेशन वार्ड खड़ा कर दिया। सरकार की अपील पर सिर्फ 5 दिन में सेना ने बैरकों को बदलकर ऐसे आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिए जिसमें वेंटिलेटर को छोड़कर हर तरह का मेडिकल सपोर्ट है। भोपाल जैसे आइसोलेशन सेंटर सेना ने MP के बीना और सागर में भी तैयार किए और देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसी ही तैयारी। पिछले हफ्ते सेना ने राजस्थान के बाड़मेर में 100 बेड वाला कोविड केयर सेंटर तैयार किया था। ये सेना के 25 जवानों ने सिर्फ 5 घंटे में बना दिया था। आज तक ब्यूरो।
ऑक्सीजन की किल्लत से दिल्ली का दम अब भी घुट रहा है। जी हां, कुछ ही देर पहले आस्था कोविड अस्पताल ने ऑक्सीजन खत्म हो जाने का इमरजेंसी संदेश दिया। इस बीच आज सुबह एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई। रायगढ़ से 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। कोरोना के कहर से करा रही दिल्ली वालों के लिए उम्मीदों से भरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के कैंट जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंच चुकी है। दम साधे बैठी दिल्ली को ये सांस देने वाली तस्वीर है। उस दिल्ली को आस देने वाली तस्वीर है जहां तमाम अस्पताल ऑक्सीजन इमरजेंसी से जूझ रहे हैं। मरीज ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं और उनके अपने ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। अस्पतालों के SOS अलर्ट आ रहे हैं कि महज कुछ ही मिनटों का ऑक्सीजन बचा है। दिल्ली कैंट पर सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन के 4 टैंकर लेकर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची तो एक नई उम्मीद जगी। कोरोना के कहर से करा रही दिल्ली वालों के लिए उम्मीदों से भरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के कैंट जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है इसमें 4 जो बड़े बड़े टैंकर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बकायदा इसमें ड्राइवर भी है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिंदल स्टील एंड पावर ने ये जो ऑक्सीजन है वो भिजवाई है और बकायदा इसमें लिखा भी हुआ है हमने मन में ठाना है सबकी जान बचाना है। तो ये बकायदा सुरक्षा के तहत ये जो एक्सप्रेस है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ पर पहुंची हुई है तकरीबन 4 बजे के लगभग दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर। रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर आए ये चारों टैंकर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए दिल्ली के तमाम अस्पतालों के लिए रवाना हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की माने तो हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में ये 70 मीट्रिक टन बेशक राहत देंगे, लेकिन हकीकत में दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है इसे समझा जा सकता है। वहीं ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के बड़े उद्योगपतियों को भी चिट्ठी लिखी थी। करीब उसके साथ ही केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में होगा। किसी भी उद्योग के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इससे पहले राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और केंद्र सरकार को ऑक्सीजन को लेकर जवाब देना है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई लोगों की सांसें बेवक्त थम गईं। 24 घंटे में 380 लोगों की रिकॉर्ड मौत केंद्र और दिल्ली सरकार के इंतजामों पर भी बहुत कुछ कहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कल ये आंकड़ा 3.5 लाख से भी ज्यादा था। देश ही नहीं, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी नए मामलों में कमी आई है। माना यह जा रहा है कि लॉकडाउन से कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाबी मिल रही है। जिसे आखिरी विकल्प बताया जा रहा है, जिसे लागू करने से राज्यों को आगाह किया गया था, जिसे लागू करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, वही आखिरी विकल्प कोरोना पर काबू पाने में कारगर होता नजर आ रहा है। चाहे विपक्षी दलों के शासन वाले महाराष्ट्र की बात हो या दिल्ली की या फिर बीजेपी शासित कर्नाटक की। लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य का कोरोना ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां कोरोना के 48,700 नए मरीज मिले, जबकि 524 लोगों की मौत हो गई। जबकि 26 अप्रैल को महाराष्ट्र में 66,191 नए केस सामने आए थे और 832 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया था। 25 अप्रैल को महाराष्ट्र में 67,160 नए केस सामने आए थे और 676 लोगों ने दम तोड़ दिया था। बीते कई दिनों में पहली बार नए मामले 50,000 से नीचे पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी असर दिखा रही है। महाराष्ट्र ने 26 अप्रैल को वैक्सीनेशन का भी रिकॉर्ड बनाया, जब एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया।
दिल्ली की बात करें तो यहाँ लॉकडाउन 1 हफ्ते यानी 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। अब भी यहाँ की स्थिति बेकाबू है, लेकिन नए केस में कमी दर्ज की गई है। आज दिल्ली में 20,201 नए केस सामने आए। हालांकि मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड 380 पर पहुंच गया, जबकि 26 अप्रैल को दिल्ली में इससे कहीं ज्यादा 22,933 नए केस सामने आए थे। हालांकि मरने वालों की संख्या 350 थी। वहीं 25 अप्रैल को दिल्ली में इससे भी ज्यादा मामले सामने आए थे। कुल नए केस 24,103 थे और 357 लोगों ने दम तोड़ा था। रेल के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई आज सुबह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहुंची है, जिससे उम्मीद की कुछ किरण जागी है। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा अभी भी दिल दहला देने वाला है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 380 लोगों की जान गई, जबकि नोएडा, गाजियाबाद में भी संक्रमण और मौत का सिलसिला बराबर बढ़ता चला जा रहा है। साफ है, लॉकडाउन ने कोरोना की चेन को कुछ हद तक ब्रेक करने में कामयाबी हासिल की है। अस्पतालों में बिस्तर को लेकर स्थिति भी थोड़ी बेहतर हुई है। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड के 1,727 नॉर्मल बेड खाली हैं। हालांकि आईसीयू के सिर्फ 12 बेड खाली हैं। यही वजह है कि बीजेपी शासित कर्नाटक ने भी 26 अप्रैल को लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का आदेश दिया था, तब राज्य सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। हालांकि राज्य में वीकेंड लॉकडाउन को लागू किया गया और अब यूपी में भी कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के कई देश हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। इसकी वजह है शहर शहर कोरोना से बदहाली की एक जैसी तस्वीर का सामने आना। लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, अपने को बचाने के लिए खुद ही सारे इंतजाम कर रहे हैं। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत पर मेरठ से आशुतोष मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन नहीं है, मुझे कोई आंकड़ा नहीं पता, लेकिन सुना है कि 18 में मर चुके हैं। सुबह कह रहे हैं हाँ भैया, अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ भैया अपना इंतजाम कर लो, कहाँ से करते भैया, कहाँ से बने, क्या करें सगन मरने वाली है। कोई मिनट रह रही है, बस कोई मिनट रह रही है। हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ, कोई मेरे कोई बचा लो, 20 मिनट की जिंदगी दे दो कोई। ये हताशा है, ये निराशा है, जिंदगी दे दो कोई। सिस्टम लाचार है, कोरोना का हाहाकार है, अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। मेरठ में मनोज की पत्नी केएमसी अस्पताल में भर्ती है। हर पल जिंदा रखने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और अपनी पत्नी के लिए वो हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, कोई मेरी बीवी को बचा लो। कोई बचा लो, 20 मिनट की जिंदगी दे दो कोई। ऑक्सीजन की किल्लत किस तरह मेरठ में है, उसकी तस्वीर अगर आपको दिखाएं, इमरजेंसी में ले चलते हैं। बहुत सारे मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, ज्यादातर कोविड के मरीजों का जिनका इलाज चल रहा है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए हैं वो उनके अपने सिलेंडर हैं। बीती रात से कई बार ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, SOS भेजा गया है। रह देकर अगर इक्का दुक्का बार ऑक्सीजन की सप्लाई आई है, लेकिन ज्यादातर जो मरीज हैं उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम खुद किया है। मेरठ के केएमसी अस्पताल में एक दिन के अंदर 8 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई। परिस्थिति ये है, हमें ऑक्सीजन प्रशासन से मिल रही है, लेकिन समस्या ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है मरीज की, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। एक और दूसरा, सही समय पर नहीं मिल पा रही है। 48 घंटों में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की डेथ हुई है? 8 के आसपास। बीती रात को इस केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप मच गया था। आधी रात को ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी निजी अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन मंगाई गई। मेरठ के सीएमओ ने आश्वासन दिया कि किसी भी हाल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऑक्सीजन की कुछ क्राइसिस हो गई थी, लेकिन हमने मेडिकल कॉलेज से कुछ सिलेंडर्स यहाँ पे दिलवा दिए हैं, जो फिलहाल टेम्परेरीली, और इनको हिदायत दी गई है कि उसको ऑक्सीजन को हिसाब से इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें।
मेरठ में हालात इस कदर खराब हैं कि अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। मेरठ के न्यूटीमा अस्पताल ने तो बाहर नोटिस लगा दिया है कि अब वो मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बेड ही नहीं। इतना ही नहीं, अस्पताल ने साफ साफ नोटिस में कह दिया है कि उनके पास ऑक्सीजन की किल्लत है, इसलिए अपने मरीजों को इलाज के लिए कहीं और ले जाएं। हर दिन संख्या बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की, मरने वालों की। जल्दी कदम नहीं उठाए तो न जाने ये त्रासदी कहां ले जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ में संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। कोविड के एंट्री के समय से ही हेल्थ एक्सपर्ट्स मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मास्क पहनने की जो हिदायत घर के बाहर थी वो अब घर के भीतर भी दी गई है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक अब घरों में भी मास्क पहनने का वक्त आ गया है। मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। Please don't go out unnecessarily. Stay with your family. Very important. And also, even within the family, please wear masks. Please don't invite people into your home. ऐसा समय आ गया है कि अब घर पर भी मास्क पहने। ये सलाह कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल की है। जबकि मास्क पहनने का सही आचरण लोग अब तक नहीं सीख सके हैं। कई लोग तो मास्क लगाते ही नहीं हैं। कोई टोक दे तो मुंह खुला लेते हैं, तो कई ऐसे हैं जो मास्क लगाएंगे लेकिन नाक के नीचे से। तो कई लोग मास्क को अपने चिन यानी ठोड़ी के नीचे रखते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है। डॉक्टर और एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि नाक और मुंह दोनों ढकें। मास्क लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ठीक से मास्क लगाएंगे तो संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। मास्क जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। ये कितना जरूरी है इसे यूं समझें कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी और अमेरिका के जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉन्सी ने अब तो डबल मास्क की सलाह दी है। अमेरिका के सीडीसी के मुताबिक चेहरे पर पहले मेडिकल ग्रेड मास्क पहना जाना चाहिए, उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहना जाना चाहिए। सीडीसी के सर्वे में सामने आया है कि अगर सर्जिकल मास्क की डोरियों पर बिना गांठ लगाकर उसे पहना जाए तो संक्रमण रुकने की संभावना 56.1% है। कपड़े के मास्क से संक्रमण रुकने की संभावना 51.4% है। जबकि सर्जिकल मास्क की डोरियों पर गांठ लगाकर पहना जाए तो 77% संभावना संक्रमण से बचने की है। सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े के मास्क को पहनने से 85.4% तक संक्रमण रुकता है। और इस तरह का डबल मास्क N95 मास्क की उपयोगिता के करीब आता है, जो संक्रमण रोकने में 95% तक कारगर है। कोरोना की दूसरी लहर यानी डबल प्रोटेक्शन, सिर्फ एक मास्क नहीं बल्कि 2 मास्क उपयोग करने के लिए सभी डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं, खासकर जब संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ चुका है। यानी एक आप सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं और उसके साथ आप जो घरेलू मास्क है या कपड़े के मास्क है, आप उससे उसे डबल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ध्यान इस बात का सिर्फ रखना है कि ये जो डबल मास्किंग है उसमें कहीं से भी ये गुंजाइश न हो कि कहीं से कोई संक्रमण भीतर जा सकता है। बिल्कुल फिटिंग सही होनी चाहिए आपके चेहरे पर, आपका नाक और मुंह कवर्ड होना चाहिए। ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों के लिए ये N95 मास्क भी कहा जाता है, जिसमें कोई वॉल्व न लगी हो, लेकिन उसे भी डबल प्रोटेक्शन के साथ ही यानी 2 मास्क के साथ ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। मास्क उन जरूरी चीजों में है जिनके दम पर कोविड काल की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन मास्क पहनने को लेकर तत्परता वैसी ही रही है जैसी आमतौर पर हेलमेट पहनने को लेकर रहा करती है। लेकिन दोनों मामलों में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत सही उतरती है। मास्क न पहनना तो हेलमेट न पहनने से भी ज्यादा जोखिम भरा है। यह भी एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि जबकि हम 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी अपने मध्य में रखते हैं, तो भी अगर दोनों यानी कि पर्सन जिसको कोविड-19 हुआ है और पर्सन जो अनइंफेक्टेड है, यह आप एक किसी भी घर में यह स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए
तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइन्फेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइन्फेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। मास्क पहनने को लेकर केंद्र से लेकर राज्यों के सख्त नियम बने हुए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अभी इसके ठीक से पालन में कमी है। जरूरत है कि कोविड के मौजूदा प्रकोप से ही सबक ले लिया जाए। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।